Good morning, students. Today we have to discuss about cell theory. Okay, what is cell theory? Cell theory was given by Sheldon and Schwann. According to it, cell is the structural and functional unit of life. Okay, then after the theory of Sheldon and Schwann, it is modified. Okay, this theory was modified by Rudolf Virchow, and according to him, all the cells arise from the pre-existing cells. Like every organism start life as a single cell. Okay, तो वो जो cells हैं, आपको पता है भाई एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे सेल्स हैं आखिर ये आए कहाँ से? ये पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे थे वहीं से आए हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एज अ सिंगल सेल। किस तरीके से? जैसे मैन के अंदर अगर हम देखें तो जो गैमेट सेल्स हैं, स्पर्म एंड एग सेल, जब वो मीटिंग करते हैं तो उससे बनता है एक जाइगोट सेल, ठीक है। तो वो जो जाइगोट बना है, एक बड़ा सेल बना है, उसी से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? शेल्डन एंड शॉन ने। और इसको मॉडिफाई किसने किया था? रुडोल्फ वर्च्यो ने। नेक्स्ट वी हैव सेल शेप। जो सेल की शेप होती है बेटे वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल्स है, ठीक है, वो अपने अपने सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रुपिंग करके अपने टिश्यूज बना लेते हैं। फिर वो टिश्यूज जो है वो ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और फिर वो ग्रुपिंग करके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप का सेल है, वो जो सेल टाइप है, ठीक है, सेल की शेप है, वो डिपेंड किस पे कर रही है कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा। लाइक अपने पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेप वाले सेल्स होते हैं, जैसे कि नर्व सेल है, मसल सेल है, फैट सेल है, आरबीसीज है, एटसेट्रा, ठीक है। अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जो शेप होती है ना सेल की, वो फिक्स भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे वेरिएबल शेप, जिनकी शेप चेंज होती रहती है, वो है डब्ल्यूबीसी एंड अमीबा। जो अमीबा होता है वो होता है इरेगुलरली शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो डब्ल्यूबीसी बेटे वो होता है वाइट ब्लड सेल्स। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, विच कैन हार्म आवर बॉडी। ओके, जो शेप ऑफ द सेल है वो या तो स्पेरिकल हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के एग्स होते हैं। स्पिंडल शेप हो सकती है, जैसे कि स्मूथ मसल फाइबर होता है। इलोंगेटेड भी हो सकती है, जैसे कि नर्व सेल होता है। किडनी शेप भी हो सकती है, जैसे कि स्ट्रोमेटा होता है। डिस्कोइड शेप भी हो सकती है, जैसे कि आरबीसीज होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल साइज। सेल साइज जो होता है, साइज ऑफ द सेल वेरीज, डिफर करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप की, जैसे हमने शेप्स की बात की है, वे शेप्स अलग अलग होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो इसी तरीके से जो सेल्स होते हैं इनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्म। जो लार्जेस्ट सेल नोन है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ओके, मैन के अंदर देखिए तो जो स्मॉलेस्ट सेल है बेटे वो आरबीसी होता है। लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है नर्व सेल, दैट मीन्स न्यूरॉन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सेल नंबर। जो बेटे सेल नंबर होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। या तो यूनिसेलुलर होगा कोई ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है ना। यानी कि यूनिसेलुलर का मतलब, यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर सेल्ड बॉडी, ठीक है। ऐसे ही मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर सेल्ड बॉडी। तो यानी कि जो यूनिसेलुलर है वो उसको हम कह सकते हैं भाई सिंगल सेल्ड बॉडी होती है इनके पास। मल्टी सेलुलर में मल्टी सेल्ड बॉडी होती है इनके पास, ठीक है। और जो एग्जांपल्स हैं, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, भाई इरेगुलरली शेप्ड होता है ये, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है मैन। The next topic we are having is
Structure of the cell. What is the structure of cell? It consists of cell membrane and protoplasm. What is this protoplasm? It is the living material of the cell. It is divided into nucleus एंड साइटोप्लाज्म. बेटे जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर सेल का न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल. ठीक है, द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मटेरियल. जो साइटोप्लाज्म होता है बेटे वो लिक्विड पार्ट होता है सेल का. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. तो जो सेल है वो किससे बना है? सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में क्या किया गया? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की. जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये आउटर कवरिंग होती है सेल की. ये लिविंग होती है, थिन होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल मीन्स परमिशन देना, सेमी मतलब आधा, है ना. तो ये सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही पास होने की परमिशन देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल. और ये बनी किससे होती है बेटे? लिपिड्स एंड प्रोटीन से. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं. जो इसके फंक्शंस होते हैं वो क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल. ये क्या काम कर रहा है भाई? एक तो ये सेल को सपोर्ट दे रहा है. ठीक है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है. मैंने आपको बताया भाई ये सिलेक्टिवली परमिएबल है. ठीक है, खुद ही पार्टिकल को सिलेक्ट करेगा और खुद ही उसको आने जाने की परमिशन देगा. भाई इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है तो सेल के अंदर आ जा, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो सेल के बाहर चला जा. ठीक है, तो ये परमिशन देता है. साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है. ओके, इसके बाद बेटे अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल. ये आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है? वो सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है. ठीक है, और जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर प्रेजेंट होती है. और जो सेल वॉल है ये होती है डेड, और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी हुई होती है. फंगस के अंदर ये चिटिन से बनी होती है. सेलुलोज, चिटिन, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब के सब केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, एंड जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल होती है. मतलब कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकता है, ये किसी को रोकता नहीं है. इट इज़ फ्रीली परमिएबल. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की. तो भाई इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को. ये मटेरियल्स को एक्सचेंज होने देता है. ये सेल की शेप को मेंटेन करता है. जो हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, ये वाला जो फंक्शन है वो सेम है, सेल की शेप को मेंटेन करेगा. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप काम है सेल वॉल का. सेल शेप प्रोवाइड करना किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का. क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है वो है न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? ये प्रेजेंट होता है, लोकेट कहाँ होगा? ये सेंटर ऑफ द सेल में. और इसके अंदर होता क्या क्या है? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जो कि अलो करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसमें भी अपने अपने फंक्शन चल रहे हैं, है ना, तो उसको भी कोई ना कोई चीज़ चाहिएगी. तो जो भी चीज़ें इसको चाहिए, ठीक है, वो किसके थ्रू अंदर आते हैं? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू. जो इसमें छेद है ना उसके थ्रू अंदर चले जाती हैं चीज़ें. ठीक है, इसके बाद भाई न्यूक्लियोप्लाज्म. हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है पहले, वो लिक्विड पार्ट होता है सेल का. ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का.
ओके मतलब जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, कुछ उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी एक साइटोप्लाज्म होता है और उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, उसका लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। साइटो मीन्स सेल, राइट, न्यूक्लियो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, क्लियर। इसके बाद है बच्चों न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या होता है? स्मॉल ओवल बॉडी, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, इट इज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। जो न्यूक्लियोलस होता है ये एक स्मॉल ओवल बॉडी होती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, आरएनए होता है। व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक डीएनए भी होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। अभी हम बात करें न्यूक्लियोलस की, जिसके अंदर प्रोटीन और आरएनए मिलता है और ये साइट है किसकी? राइबोसोम फॉर्मेशन की, ठीक है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जो राइबोसोम है इसके अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है, सेल की फंक्शनिंग के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं बेटे वो बनते कहाँ है? राइबोसोम में बनते हैं। और उस राइबोसोम को बना कौन रहा है? न्यूक्लियोलस बना रहा है। और न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्मॉल ओवल बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवल शेप सबको पता है ना, बस वैसा ही होता है और छोटा सा होता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हियर। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है इसके पोर्स, ठीक है, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ये आप देख सकते हो स्मॉल ओवल बॉडी न्यूक्लियोलस है और ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमेटिन। जो हम डीएनए की बात कर रहे थे वो इसी का बनता है, ठीक है बेटे। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन एंड आरएनए, यानी डीएनए आरएनए दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है अपने पास? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की। मैंने आपको इससे पहले एक टर्म बताई थी न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अंदर बेटे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। जो डीएनए की सेगमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं जीन्स और वो हेरिडिटरी व्हीकल्स की तरह काम करेंगे, यानी जो जीन्स होंगे ना ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। हम लोग बात नहीं करते हैं जैसे जो बच्चा है उसके अंदर जो उसके आँखें हैं वो अपनी मम्मी पे गई हैं, कान अपने पापा जैसे हैं, है ना, जो लिप्स की शेप है वो पापा जैसी है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो हम बोलते हैं, जो वो सिमिलर चीज़ें हैं, आखिर वो बनी कैसे एक इंडिविजुअल के अंदर? वो सारी इंफॉर्मेशन तो पेरेंट्स से ही आई है। हाफ करेक्टर आते हैं मदर से, हाफ करेक्टर आते हैं फादर से। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो आते हैं फादर से, 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी व्हीकल्स की तरह काम करेंगे। उस इंफॉर्मेशन को लेके कौन जा रहे हैं बेटे? जीन्स लेके जा रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये हेरिडिटरी व्हीकल्स की तरह काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। इसके बाद बेटे अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है? सबसे पहले तो इट रेगुलेट्स दी सेल साइकिल, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि या तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है या कुछ ना कुछ टूट रहा है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल फॉर्म में आ रही हैं। सिंपल फॉर्म्स जो हैं वो जुड़कर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बना रही हैं, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है किसी भी सेल की। जो जीन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स लेके जाएंगे। वो जो करेक्टर्स हैं वो क्या है भाई? वो वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया था भाई, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है, ठीक है ना। भाई उसकी आँखें कैसी होंगी बच्चे की,
नाक कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, हाथ पैर कैसे होंगे, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स के थ्रू जाती है, किसमें, माँ बाप से बच्चों के अंदर, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है, ये जो चीज़ें हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बट हायर क्लासेस के अंदर, ओके। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। बहुत देर से मैं आपको बता रही हूँ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये साइटोप्लाज्म होता क्या है, लिक्विड मटेरियल होता है सेल का। इसका जो सोल्यूबल पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक सोल्यूबल पार्ट है ना केमिस्ट्री में, सोल्यूबल पार्ट, इनसोल्यूबल पार्ट, है ना। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो सोल्यूबल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। इसके अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर सर्टेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनलीज हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको सेल ऑर्गेनलीज भी बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो बेटे, ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट है इसमें डॉट डॉट मैंने आपको दिखाया है, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल विच इज साइटोप्लाज्म, ओके। ये देखो इस तरीके से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनल्स किसके अंदर होते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ओके। जो साइटोप्लाज्म है इसमें सर्टेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जिसको ऑर्गेनलीज कहते हैं। फंक्शन क्या होगा इन ऑर्गेनलीज का, ये जो इतने सारे ऑर्गेनलीज अपने को दिखाई दे रहे हैं इनका कुछ ना कुछ काम भी तो होता होगा ना। तो इनका काम क्या क्या हो सकता है भाई, या तो ये सेल के लिए कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेंगे, या फिर ये सेल को क्लीनिंग का काम करेंगे, या फिर ये सेल को प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर ये सब्सटेंसेस को स्टोर करेंगे, एटसेट्रा, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो डायग्राम देखो, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल ऑर्गेनलीज है, डिफरेंट टाइप के सबके नाम है ना। ये अपने पास बड़ा सा ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं अपने को ये वैक्यूल्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। ये साइटोप्लाज्म होगा, बाकी के पार्ट में कोई ऑर्गेनल नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है। ये स्टार्च जैसा ये सेंट्रोसोम है, ये जो दिख रहे हैं अपने को ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं अपने को गोल्गी बॉडीज, यहाँ पे ये अपने पास है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, लाइसोसोम। क्लियर बच्चों सबको। अब हम देखते हैं इन ऑर्गेनल्स के बारे में। जो ऑर्गेनल्स हमने बताया भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया मैंने, राइबोसोम बताया, वैक्यूल बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। यहाँ पे क्योंकि मैंने सेल आपको बना के दिखाया है एनिमल सेल, तो इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ कहीं पे डायग्राम में ना आपको प्लास्टिड दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये बनाया मैंने एनिमल सेल है और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। इसके बाद लाइसोसोम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जो कि फ्लूइड को अपनी कैविटी में एनक्लोज करेगा। कैविटी क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज कैविटी। खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, कैविटी। तो इसकी जो कैविटी है वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अब इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या है इसके, दो ही टाइप है, आर और एस-ई-आर। आर राइबोसोम्स अटैच होंगे इसके ऊपर, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है। एस-ई-आर इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अपना न्यूक्लियस होगा ना उसके बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे ये आपको छोटी छोटी से सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है बेटे, राइबोसोम्स हैं, ये इसके ऊपर अटैच्ड हैं। इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ना कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं भाई, जो एस-ई-आर है वो फैट को सिंथेसाइज करता है,
जो ER है वो स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल का। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल फ्रेमवर्क बना रहा है ना हमारी बॉडी के लिए, कुछ इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम होता है, सेल का स्केलेटन फ्रेमवर्क बना रहा है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम से मैंने आपको बताया था भाई ये प्रोटीन बनाता है जो कि एक सेल की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट के लिए कौन हेल्प करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है भाई? मतलब जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार क्या होता है जो हम लोग है ना अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भी ले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई चीज़ खाई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें ऐसी यूज़ हुई थी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के लिए तो एक टॉक्सिन की तरह ही काम करेगा, लेकिन जब वो हमारे सेल के अंदर पहुंचेगा तो उस टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्प कौन करेगा? पहले तो वो सेल से रिमूव होंगे, देन बॉडी से रिमूव होंगे। तो सेल्स के अंदर से उस टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प कौन कर रहा है बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गए इनके फंक्शंस। नेक्स्ट अपने पास सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं ये स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है भाई, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी रह सकते हैं या फिर वो फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, है ना। इनके अंदर RNA और प्रोटीन्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बेटे? प्रोटीन सिंथेसिस, जो मैंने आपको बताया था पहले ही। ये देखो डायग्राम के अंदर, यहाँ पे ये ER के साथ भी अटैच है राइबोसोम, जो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, और ये फ्रीली भी प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।